चलिए, रिवीजन पार्ट 2 शुरू कर रहा हूँ, चैप्टर 11 का। ध्यान रखिए, ये ऑडियो तभी सुनिएगा जब आपने पार्ट 1 का ऑडियो सुन लिया है, अदरवाइज़ वो रिदम ब्रेक हो जाएगा। चलिए, मैंने ऑडियो 1 इस टॉपिक पे रोका था, रिक्वेस्ट टू चेंज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। फिर से एक बार इसको समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, और क्लाइंट ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद क्लाइंट आपके पास आता है और आपको बोलता है कि सर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में चेंज कर देते हैं। या फिर इनिशियली वो आपको क्या बोलता है कि सर, इनिशियली देखिए पहले क्या एग्री हुआ था कि हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस देंगे, ठीक है, बट ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ, वो आपको क्या बोलता है कि सर हम आपको ये इन्फॉर्मेशन का एक्सेस नहीं दे पाएंगे। तो इसी को बोलते हैं रिक्वेस्ट टू चेंज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। सर ऐसा क्यों होगा? इसके 3 रीजंस हैं, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, मिसअंडरस्टैंडिंग या रिस्ट्रिक्शन। देखिए, चेंज इन सर्कमस्टांसेस का एग्जांपल क्या है। मान लीजिए कि आपने जब ऑडिट एक्सेप्ट की थी तब सब कुछ ठीक था, लेकिन ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद एक सिचुएशन ऐसी अराइज हो गई क्लाइंट के साथ। मान लीजिए क्लाइंट ने एक डेटा को 25 लाख रुपए का क्रेडिट सेल किया। क्लाइंट ने एक पार्टी को 25 लाख का क्रेडिट सेल किया और बाद में वो पार्टी पलट गई, पेमेंट ही नहीं कर रही है, कह रही है कि हमें गुड्स रिसीव ही नहीं हुआ, या गुड्स रिसीव हुआ तो ख़राब था, वो हम पेमेंट नहीं करेंगे। मेरे क्लाइंट ने फिर उसके अगेंस्ट में केस कर दिया, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पे क्लाइंट मेरे पास आता है, मेरे को बोलता है कि सर आप सारे डेटर्स से कंफर्मेशन ले लो, बट इस पर्टिकुलर डेटर से आप कंफर्मेशन मत लेना, क्योंकि हमारा और डेटर का केस चल रहा है। अगर आप डेटर से कुछ भी पूछोगे वो आपको गुमराह करेगा, वो आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देगा। आप उससे पूछना क्या चाहोगे? क्या आपको 25 लाख का माल मिला था? वो तो खुद ही मना कर रहा है, वो तो खुद ही बोल रहा है, वो तो इसी बात का तो केस है। तो सर आप उससे बात मत करना। तो कहीं ना कहीं अब ये चीज़ ऑडिटर को रीज़नेबल लग सकती है कि हाँ भाई ये वैलिड ग्राउंड है, मेरा क्लाइंट जो मना कर रहा है वो जेन्युइनली मना कर रहा है। दूसरा है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ऑब्वियसली अब पहले क्लाइंट को लगा होगा कि आप सिर्फ उसके ऑपरेशंस को ही चेक करोगे, उसके ब्रांच को विज़िट नहीं करोगे। क्लाइंट को पहले ऐसा लगा था। बाद में मैंने क्लाइंट से बोला कि भाई मेरे को ब्रांच विज़िट करना है। क्लाइंट ने मना कर दिया कि भाई ब्रांच विज़िट करने की तो कोई बात पहले हुई ही नहीं थी। तो ये होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। और तीसरा रिस्ट्रिक्शन, मतलब खुल्ला रिस्ट्रिक्शन, मतलब क्लाइंट बोलता है कि आप ये एरिया चेक ही नहीं कर सकते, कुछ रीज़न भी नहीं दे रहा है, बस चेक नहीं कर सकते। तो देखिए, ए और बी एक रीज़नेबल रीज़न हो सकता है, बट सी रेस्ट्रिक्शन वो कोई रीज़नेबल रीज़न नहीं है टू चेंज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। उसके बाद कभी कभी क्या होता है ना, क्लाइंट आपके पास आता है और आपको बोलता है, जैसे फॉर एग्जांपल, मेरी बात बहुत आराम से सुनिएगा, आप जितना अटेंटिव रहोगे उतना आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, मैं ऑडिट कर रहा था और मैं बहुत ज़्यादा एविडेंस को पा नहीं पा रहा था, मतलब ऑडिटर वॉज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस, से फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग डेटर्स। तो क्लाइंट मेरे पास आता है और मेरे को हंसते हंसते बोलता है, सर क्या डेटर के बारे में एविडेंस नहीं मिल रहा है? मैंने कहा नहीं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बट आई एम नॉट एबल टू, ठीक है। तो क्लाइंट मेरे को क्या बोलता है, सर ऐसा करो ना, आप ऑडिट कर रहे हो ना, आप इसको चेंज कर दो, रिव्यू में आप टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज कर दो। और हमने इनिशियल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या बनाया था कि हम ऑडिट करेंगे, अब आप इसको रिवाइज कर दो, अब हम रिव्यू करेंगे। अब आपको पता है रिव्यू में क्या होता है, लिमिटेड चेकिंग होती है। रिव्यू में क्या देते हैं? लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं। तो अब क्लाइंट ऐसा क्यों बोल रहा है? क्लाइंट को पता है कि हम ऑडिटर डेटर की चेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है क्लाइंट ने कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा दी हो। रिव्यू में क्या है, रिव्यू में हम वैसे भी डिटेल जाते ही नहीं है, हमसे ऊपर से चेक करते हैं। तो अब क्लाइंट एक तरीके से होता ना कि इस चीज़ का फ़न बना रहा है कि आप एक काम करो, इसको रिवाइज़ कर दो रिव्यू एंगेजमेंट में। देखिए, अगर आपका रिव्यू एंगेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आपको ये एग्जाम्पल समझ में आएगी, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगी। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ मैं। रिक्वेस्ट टू चेंज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अब आप फाइनली एग्री कर जाते हो कि चल ठीक है, मैं टर्म्स
ऑफ एंगेजमेंट चेंज कर देता हूँ। तो अगर आप चेंज कर रहे हो तो एक चीज़ का आप ध्यान रखना, जो भी आप नई टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बनाओगे, उसमें पुरानी ऑडिट एंगेजमेंट का कोई जिक्र आप नहीं करोगे। फिर से, जो भी आप नई टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बनाओगे उसमें पुरानी ऑडिट एंगेजमेंट का कोई जिक्र आप नहीं करोगे। दूसरा, आपने जो भी प्रोसीजर्स ओरिजिनल एंगेजमेंट में परफॉर्म किया था उसका भी जिक्र आप नहीं करोगे। मतलब आप जो नया टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बनाओगे उसमें पुरानी एंगेजमेंट का कोई जिक्र नहीं करोगे, और उस एंगेजमेंट में आपने जो जो प्रोसीजर परफॉर्म किया उसका भी जिक्र आप नहीं करोगे। बट इसका एक्सेप्शन है, मान लीजिए वो सेम प्रोसीजर्स आपके नए एंगेजमेंट में भी यूज़ होने वाली है। ठीक है, मान लीजिए वो सेम प्रोसीजर आपके रिवाइज टर्म्स में भी यूज़ होने वाली है, रेलेवेंट है, तो ऐसे केस में आप उसका एक तरीके से रेफरेंस आप दे सकते हो। उसके बाद है रिकोर्स अवेलेबल इन केस यू आर नॉट अग्रीइंग टू चेंज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। मतलब जब ऑडिटर एग्री नहीं है तो ऑडिटर के पास क्या क्या रिकोर्स, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहले तो विड्रॉ कर लेगा, एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लेगा। दूसरा, डिटरमाइन करेगा क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, इधर कॉन्ट्रेक्चुअली और अदरवाइज। ठीक है, पहला विड्रॉ करेगा और दूसरा ये देखेगा क्या हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है टू रिपोर्ट करेगा, कोई ऑब्लिगेशन है क्या। उसके बाद आता है रीअकरिंग ऑडिट्स। रीअकरिंग ऑडिट्स का मतलब क्या होता है, जो ऑडिट बार बार रीअकर हो रही है। मान लीजिए मुझे अपॉइंट किया गया ऑडिटर के तौर पे फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, अब बार बार मैं ही ऑडिट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं ही ऑडिटर हूँ, इसको बोलते हैं रीअकरिंग ऑडिट। ठीक है, अच्छा, तो सर क्या बार बार इंगेजमेंट लेटर इशू होगा कि एक बार इंगेजमेंट लेटर इशू होगा? देखिए, जनरली एक बार ही इंगेजमेंट लेटर इशू होता है। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी मैं फिर से इशू करूँगा, थर्ड ईयर में मैं फिर से इशू करूँगा, नहीं। इंगेजमेंट लेटर चार्टेड अकाउंटेंट सिर्फ इनिशियली इशू करता है, बार बार इशू नहीं करता है। लेकिन सर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जब ऑडिटर बार बार इशू कर सकता है। जब ऑडिटर को लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे और क्लाइंट के बीच में, तो ऐसे केस में ऑडिटर नेक्स्ट ईयर में फिर से इंगेजमेंट लेटर इशू कर सकता है। या मान लीजिए क्लाइंट ने कुछ टर्म्स रिवाइज की हो, तो ऐसे केस में हम अपना टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज कर सकते हैं। या सीनियर मैनेजमेंट में चेंज है, ऐसे केस में हम रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि एक तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में हम एक्नॉलेजमेंट लेते हैं क्लाइंट का कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और इंटरनल कंट्रोल लगाना। अब एक तरीके से सीनियर मैनेजमेंट ही चेंज हो गया, तो एक तरीके से जो मेरा पुराना इंगेजमेंट लेटर था उसमें मैंने एक्नॉलेजमेंट किसका लिया था, पुराने मैनेजमेंट का। तो एक तरीके से अगर नया मैनेजमेंट आया है तो मुझे उससे भी एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ेगा। चेंज इन ओनरशिप, चेंज इन नेचर और साइज ऑफ द एंटिटीज बिजनेस, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अगर देखिए ये सब चीज़ों में चेंज है, साइज ऑफ द एंटिटी, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, तो ऑब्वियसली ये सीधा आपके स्कोप में इम्पैक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली आपको एक तरीके से अपने टर्म्स को रिवाइज करना पड़ेगा। FRF चेंज हो गया या कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, तो ऑब्वियसली ऐसे केसेस में आपको अपने टर्म्स को रिवाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट शुरू करते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दो तरीके के होते हैं, ऐसे 220 और SQC1। ध्यान रखिएगा, ऐसे 220 स्पेसिफिक टू ऑडिट है और SQC1 सारे के सारे सर्विसेज पे अप्लाई होता है। आई रिपीट, SQC1 सारे के सारे सर्विसेज पे अप्लाई होता है और ऐसे 220 स्पेसिफिक टू ऑडिट है। अच्छा सर, दोनों ही क्या क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं? हाँ, दोनों ही क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं। सर दोनों में क्या क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस और मॉनिटरिंग। दोनों में क्या क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ह्यूमन रिसोर्स और एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस और लास्ट है मॉनिटरिंग। ये कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब मैं सीधे आपकी बुक में आ रहा हूँ और मैं पेज नंबर 26 से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपकी बुक में आ रहा हूँ, ICAI की बुक में, और पेज नंबर 26 से शुरू कर रहा हूँ। देखिए मैं सबसे पहले फर्म वाला ख़त्म करूँगा, मतलब SQC1 ख़त्म करूँगा, फिर ऐसे 220 ख़त्म करूँगा। सबसे पहला लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए अगर मैं CA फर्म की बात करूँ तो CA फर्म में लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजिंग पार्टनर की। ध्यान रखिएगा, CA फर्म में
लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजिंग पार्टनर की। तो थर्ड लाइन पे आइए, थर्ड लाइन में यही लिखा हुआ है, एक सीए फर्म में एक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होना चाहिए जो फर्म के सीईओ को और या फिर फर्म के मैनेजिंग पार्टनर को एज्यूम कराए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मतलब बेसिकली बस कहने का क्या मतलब है कि फर्म के सीईओ या फिर मैनेजिंग पार्टनर की जिम्मेदारी है क्या करने की? लीडरशिप एक्सरसाइज करने की। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो एक सीए फर्म में लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजिंग पार्टनर की या फिर फर्म के सीईओ की, ठीक है। उसके बाद इसमें एक पॉइंट और है, ध्यान रखिएगा कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी को असाइन कर सकते हैं। लेकिन हम जिसको असाइन कर रहे हैं उसके पास क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए और नेसेसरी अथॉरिटी होना चाहिए। सर हम अपनी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन कर सकते हैं। देखो नॉर्मली तो किसकी है? मैनेजिंग पार्टनर की जिम्मेदारी है, लेकिन वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी को असाइन कर सकता है। लेकिन वो जिसको असाइन कर रहा है उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एथिकल रिक्वायरमेंट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमें कंप्लायंस करना है किसका? इंटेग्रिटी का, ऑब्जेक्टिविटी का, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का, ड्यू केयर का और कॉन्फिडेंशियलिटी का और प्रोफेशनल बिहेवियर का। हमें इसका कॉन्फिडेंस एक तरीके से कंप्लायंस करना है और इससे कंप्लायंस करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हमारी पॉलिसी एंड प्रोसीजर इस कदर होनी चाहिए कि हम अपने एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर पाएँ। एथिकल रिक्वायरमेंट का सिंपल मतलब ये है इंडिपेंडेंस। तो उस पॉलिसीज़ में हम क्या क्या चीज़ें एड्रेस करेंगे? सबसे पहला, हमारी पॉलिसीज़ इस कदर होनी चाहिए कि हम अपने टीम मेंबर्स को टाइमली कम्युनिकेट कर पाएँ कि भाई क्या क्या इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट है। हमारी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स इस कदर होनी चाहिए कि हम अपने टीम मेंबर्स को टाइमली कम्युनिकेट कर पाएँ कि क्या क्या इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट है। दूसरा, हम आइडेंटिफाई कर पाएँ और इवैल्यूएट कर पाएँ सर्कमस्टांसेस को जो इम्पोज कर सकती है पॉसिबल थ्रेट, ठीक है, इम्पोज कर सकती है पॉसिबल थ्रेट, ठीक है। ये सारी बातें हैं। और एटलीस्ट एनुअली हम एक रिटर्न कन्फर्मेशन लेंगे किससे? सारे टीम मेंबर से कि भाई वो इंडिपेंडेंस से कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। साल में एक बार हम एक रिटर्न कन्फर्मेशन लेंगे, ठीक है, सारे फर्म के पर्सनल से, ठीक है, कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। मतलब कोई क्लाइंट का उनके ऊपर किसी तरीके का कोई इंडिपेंडेंस थ्रेट तो नहीं आ रहा है, ठीक है, साल में एक बार। उसके बाद एक्सेप्टेंस एंड क्वांटिटीज ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। इस पे क्या बोल रहा है कि जब हम किसी ऑडिट को एक्सेप्ट करते हैं तो उसके पहले कुछ बेसिक पॉइंट चेक करते हैं। इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, कॉम्पिटेंस टू परफॉर्म एंगेजमेंट और कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट। क्लाइंट की इंटीग्रिटी चेक करते हैं, अपना कॉम्पिटेंस चेक करते हैं, क्या हम उस ऑडिट को करने लायक हैं कि नहीं है। और तीसरा, कंप्लायंस चेक करते हैं विद एथिकल रिक्वायरमेंट। अब इंटीग्रिटी को लेकर काफ़ी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जब हम क्लाइंट की इंटीग्रिटी चेक कर रहे हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें चेक करना पड़ता है। सबसे पहला, बिजनेस रेपुटेशन क्या है या बिजनेस रेपुटेशन कैसा है। उसके बाद उसकी बिजनेस प्रैक्टिस कैसी है। उसके बाद वो कितना एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। उसके बाद वो कितना एग्रेसिवली कंसर्न्ड है विथ मेंटेनिंग द फर्म फीस एज लो एज पॉसिबल। मतलब वो एक तरीके से उसका कंसर्न ये नहीं है कि हम काम क्वालिटी वाला कर रहे हैं, उसका कंसर्न ये है कि भाई अब अपनी फ़ीस कम से कम कर दो। अब आप ये बताओ, अगर कोई बंदा आपसे बार बार ये बोल रहा है सर आप फ़ीस कम से कम कर दो, फ़ीस कम से कम कर दो, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वो आपको एक तरीके से आपसे क्वालिटी वाला काम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप देखो, जनरली क्या होता है, हम जब किसी को काम देते हैं, ठीक है, तो हम उससे क्या बोलते हैं, भैया देख लीजिए कम हो पाए तो रेट। वो बोलता है नहीं भाई साहब नहीं परवड़ेगा। तो फिर भी क्या बोलते हैं, ठीक है आप काम बढ़िया कीजिएगा, ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, रेट का तो चल जाएगा। लेकिन क्लाइंट क्या है, क्लाइंट बार बार परेशान है, सर आप प्लीज़ रेट कम कर दीजिए, प्लीज़ सर फीस कम कर दीजिए। तो इससे आपको क्या दिख रहा है, इससे आपको क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि क्लाइंट चाह ही नहीं रहा है कि काम क्वालिटी वाला हो। उसके बाद इंडिकेशन ऑफ एन इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन इन द स्कोप ऑफ वर्क, ठीक है, कुछ हमें इंडिकेशन है कि क्लाइंट कुछ लिमिटेशन लगा सकता है। हमें इंडिकेशन है कि क्लाइंट माइट बी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, क्लाइंट शायद किसी मनी लॉन्ड्रिंग में या किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है।
ये सारे पॉइंट है, आप 3-4 पॉइंट कुछ भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स। इसमें क्या क्या पॉइंट है? ह्यूमन रिसोर्स का काम ही क्या होता है? पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स बनाना। किस चीज़ को लेकर? रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट, रिगार्डिंग द कॉम्पनसेशन, रिगार्डिंग द ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन। ठीक है, इसमें कुछ खास मुझे लगता नहीं है। नेक्स्ट है इंगेजमेंट परफॉर्मेंस। देखिए, ये 5th एलिमेंट है। इसमें क्या है? सबसे पहला हम अपने टीम को ब्रीफिंग देंगे। उस ब्रीफिंग में क्या क्या चीज़ें मेंशन करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम कैसे कंप्लाई करने वाले इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को, और किस तरीके से हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, किस तरीके से हम आपको ट्रेनिंग देंगे, ये सारी चीज़ों की हम ब्रीफिंग करेंगे। और हम चाहें तो कंसल्टेशन ले सकते हैं डिफ़िकल्ट और कंटीशियस मैटर्स में। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एंट्री होती है इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की। यहाँ पे एंट्री होती है इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की। इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कौन होता है? देखिए, जब बड़ी एंटिटीज़ की आप ऑडिट करते हो ना, जब आप बड़ी एंटिटीज़ को ऑडिट करते हो, जैसे लिस्टेड एंटिटीज़, तो ऐसे केस में जब आप ऑडिट कर लेते हो तो आपने जो भी काम किया है उसको एक बंदा रिव्यू करता है। आप ऑडिटर हो, आपने सारा काम कर लिया, आपने रिपोर्ट नहीं दी है, बस आपने सारा काम कर लिया, बस आप यू आर अबाउट टू रिपोर्ट। ठीक है, आप रिपोर्ट देने वाले हो। तो फिर रिपोर्ट देने से पहले एक बंदा आता है जिसको हम बोलते हैं इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। वो आता है और आपके अभी तक के सारे काम को रिव्यू करता है। सर, ये इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कौन होगा? हैज़ टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, हैज़ टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर, ये हमारे फर्म का ही बंदा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, आपके फर्म का बंदा हो सकता है, या फिर आप किसी बाहर से भी किसी सीए को हायर कर सकते हो। सर, ये क्या क्या चीज़ें रिव्यू करेगा? निमोनिक है फासी मतलब F फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, A फॉर ऑडिट रिपोर्ट, A फॉर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, C फॉर कंसल्टेशन, आपने जो भी कंसल्टेशन लिया है, और I फॉर आपका इंडिपेंडेंस, आपका एथिकल रिक्वायरमेंट। ये 5 चीज़ें रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद ऑब्वियसली उसका जजमेंट बनेगा कि सब सही है या नहीं सही है। और इन केस ऑडिटर और इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के बीच में कोई अगर डिसएग्रीमेंट्स होता है तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? सीए फर्म के पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स के हिसाब से रिजॉल्व करेंगे। और जब ये रिजॉल्व हो जाएगा उसके बाद ही जो ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट देगा। अगर रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो ऑडिटर रिपोर्ट नहीं दे सकता है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग में क्या क्या पॉइंट है कि हम क्या करेंगे? हमने जो भी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स बना रखे हैं रिगार्डिंग दी क्वालिटी कंट्रोल्स, हमने जो भी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स बना रखे हैं रिगार्डिंग दी क्वालिटी कंट्रोल्स, हम उसको मॉनिटर करेंगे। क्या वो रेलेवेंट है, क्या वो इफेक्टिव है क्या, और उसमें अगर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो हम चेंजेस करेंगे। इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग करना। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए आगे शुरू कर रहा हूँ। ऐसे 220 पहला है, इसमें लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस केस में लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? एंगेजमेंट पार्टनर की। एंगेजमेंट पार्टनर्स को कैसे अचीव करेगा? एप्रोप्रिएट मैसेजेस से और अपने एक्शन से। अपने मैसेजेस और एक्शन से क्या चीज़ एम्फेसाइज करेगा? 2 चीज़ें एम्फेसाइज करेगा। पहला, इंपॉर्टेंस टू ऑडिट क्वालिटी, और दूसरा, क्वालिटी इज़ एसेंशियल। इंपॉर्टेंस टू ऑडिट क्वालिटी और क्वालिटी इज़ एसेंशियल। इंपॉर्टेंस टू ऑडिट क्वालिटी में 4 पॉइंट है। सबसे पहला, हमें जो काम करना है वो एज पर दी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट करना है। दूसरा, हमें कंप्लाई करना है विद फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स। तीसरा, हमें जो रिपोर्ट इशू करना है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए इन द सर्कमस्टांसेस। और चौथा, हमारी टीम में ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए टू रेज कंसर्न्स विदाउट द फियर ऑफ रेप्रिजल्स। ठीक है, ये 4 पॉइंट है। उसके बाद एथिकल रिक्वायरमेंट, वही सेम पॉइंट है। इंगेजमेंट पार्टनर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो देखे कि कोई थ्रेट तो नहीं आ रही है उसके इंडिपेंडेंस पे, और रिपोर्ट करे। कौन? एंगेजमेंट पार्टनर टाइमली बेसिस पे रिपोर्ट करे रेलेवेंट पर्सन को विद इन द फर्म। मान लीजिए एंगेजमेंट पार्टनर रिपोर्ट करे मैनेजिंग पार्टनर को
कि सर ये थ्रेट आ रही है, ठीक है, और फिर आप एक्शन लीजिए, ठीक है, आप कुछ एक्शन लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशन, सेम वही पॉइंट है जो हमने अभी उसमें पढ़ा है SQC 1 में। उसके बाद असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम्स। तो यहाँ पे क्या है कि एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा, एक टीम बनाएगा, एक टीम फॉर्म करेगा, ठीक है, और टीम में कैसे लोगों को रखेगा, विद एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज़, विद एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज़। वो कॉम्पिटेंस, वो कैपेबिलिटीज़ कौन इंश्योर करेगा, HR, ठीक है। तो HR वाला पॉइंट SQC 1 में आया, ठीक है। यहाँ पे हम स्पेसिफिक टू ऑडिट है, ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक टू ऑडिट है, तो यहाँ पे HR वाला पॉइंट नहीं आएगा। यहाँ पे पॉइंट आएगा कि HR ने एक ऑब्वियसली एक मैन पावर इंश्योर किया हुआ है, अब उस मैन पावर से बेस्ट लोगों को हायर करना अपनी टीम में, ठीक है। उसके बाद है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। इसमें सेम वही पॉइंट है, इसमें सेम वही पॉइंट है जो हमने SQC 1 में पढ़ा था। लास्ट आता है अपना मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में सेम वही चीज़ है कि हम मॉनिटर करेंगे कि हमने जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बना रखा है रिगार्डिंग दी क्वालिटी कंट्रोल्स, वो रेलेवेंट है, एडुकेट है और ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली। अब क्या क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर हम बना रखे हैं, ठीक है, रिगार्डिंग दी क्वालिटी कंट्रोल्स। तो एथिकल रिक्वायरमेंट के लिए हमने कुछ पॉलिसी एंड प्रोसीजर बना रखा है, ठीक है, और एथिकल रिक्वायरमेंट्स को लेकर हमने कुछ पॉलिसी एंड प्रोसीजर बना रखा है, ठीक है, वो चेक करेंगे। फिर हमने कुछ पॉलिसी एंड प्रोसीजर बना रखा है रिगार्डिंग दी कॉन्टीन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है, उसको कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे कंटिन्यू करना है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, ठीक है, वो चेक करेंगे। और हमने अभी तक जो भी कंसल्टेशन ली है, ठीक है, उसका क्या कंक्लूज़न है, वो सारी चीज़ें भी एक बार रिव्यू कर लेंगे। तो आई थिंक यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। मैं फिर एक चीज़ बोल रहा हूँ, देखिए ये ऑडियो है, ठीक है, ये ऑडियो उन्हीं को हेल्पफुल होगी जिन्होंने ये चैप्टर ढंग से एक बार पढ़ा हुआ है। देखिए ये रिवीजन है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प करूँगा। अगर इनकेस आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है, किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में डाउट है, आप इन डेप्थ समझना चाह रहे हो, आप कमेंट कर सकते हो, पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस मैं एक चीज़ यही बोलूँगा, आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ इस ऑडियो को मत सुनिएगा कि हमने तो एक भी बार चैप्टर को नहीं पढ़ा है, ऑडियो सुन लेंगे तो चैप्टर समझ में आ जाएगा। नहीं, आप गलत फहमी में जी रहे हो। आपको ये ऑडियो तभी हेल्प करेगा जब आपने एटलीस्ट 2 बार इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है। चलिए यहाँ मैं अपने ऑडियो को